टू ऑल ऑफ यू, दिस इज साजिद सर फ्रॉम आइडियल इंस्टीट्यूट। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक, जैसे आपने डिस्क्रिप्शन में देख के पहचान लिया होगा, बांग्लादेश के ऊपर है, जो कि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना का जो वाकया हुआ, जिन्होंने गद्दी छोड़ के भाग चुकी है। कहा जाता है कि इंडिया में, दिल्ली में वो रुकी है। वजह उसकी यह है कि कोटा सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया था उनके वालिद के द्वारा, शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने कोटा को इंट्रोड्यूस किया था, जिनको फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है बांग्लादेश में। क्यों उनकी मूर्तियों को तोड़ा गया, ये सारी वजह हम इस वीडियो में जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसको जानने के लिए हमको ये जानना जरूरी है कि 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुआ था, तब पाकिस्तान का एक ईस्ट हिस्सा था और एक वेस्ट हिस्सा था। वेस्ट हिस्सा जो आज के टाइम में पाकिस्तान कहा जाता है, और ईस्ट हिस्सा जो आज के टाइम में बांग्लादेश कहा जाता है। बांग्लादेश आजाद हुआ 1971 में, जिसको फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिला था शेख मुजीबुर रहमान, जो कि शेख हसीना के ही वालिद हैं। कहा जाता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, बहुत जंगें लड़ी, और उसमें आजादी मिलने के बाद उन्होंने इस कोटा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि 30% कोटा उन फ्रीडम फाइटर्स को मिलेगा जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी के लिए 1971 में अपनी कुर्बानियां दी थी, वगैरह वगैरह। तो वो कोटा आज तक भी मौजूद है। उसके अलावा 10% उन्होंने 10% जो कोटा मिला, वो मिला उन महिलाओं को जिनके ऊपर अत्याचार हुआ था वेस्ट पाकिस्तान की द्वारा, और 10% जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है उनको, और 5% एथिकल माइनॉरिटीज को, और 2% जो फिजिकल डिसेबिलिटी है। तो कुल मिला के 56% कोटा रिजर्व था और 44% सिर्फ और सिर्फ मेरिट बेस पे था। तो इस कोटे को लेके वहां पर बहुत ज्यादा गुस्सा पैदा हो गया आवाम के बीच में कि ये जो 30% आप कोटा जो फ्रीडम फाइटर्स को दे रहे हैं, उनके औलाद को दे रहे हैं, उनके ग्रैंडसन्स को दे रहे हैं, तो ये कोटा खत्म करने की उनकी मांग थी। और मैं मुजीबुर रहमान के बारे में बता दूं, उनको फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है, और उनकी मौत, उनके साथ साथ उनके 15 फैमिली मेंबर्स की भी हत्या हो चुकी थी। मिलिट्री के द्वारा उनको मार दिया गया था। शेख हसीना और शेख रेहाना, उनकी 2 बेटी बच्चे थे जो कि जर्मनी में थे, इसलिए उनकी वो बाहयात थे। फाइनली वो कम बैक करती है, वहां पर फिर से प्राइम मिनिस्टर का बहुत लंबा हिस्सा है, वो तो वापस अपनी सीट को वो पा लेती हैं। और हर बार इस कोटे को रिवाइज किया जाता है। 1997 में कहा जाता है कि फ्रीडम फाइटर को मिला था, अब उनकी औलाद को मिलेगा। फिर 2010 में एक बिल पास होती है, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को भी मिलेगा। तो ये जैसा हुआ, स्टूडेंट में आग भड़क गई। 2018 की बात है, 3 मार्च 2018 को स्टूडेंट्स फिर से गैदर होते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, और ये मांग करते हैं कि गवर्नमेंट इस कोटे को खत्म करे। उस वक्त बहुत ज्यादा नुकसान पब्लिक पहुंचाती है। उस वक्त मजबूरन शेख हसीना को वो बिल को वापस लेना पड़ता है। इसके बाद फिर, जैसा कि आप सबने देखा, 4 जून को गवर्नमेंट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से ये पैगाम दिया जाता है कि जो कोटा था, जो फ्रीडम फाइटर्स को मिला है, वो फिर से रीइंट्रोड्यूस होने वाला है। ये जैसी खबर पब्लिक में पहुंचती है, फिर से स्टूडेंट्स उसके प्रोटेस्ट के लिए ठहर जाते हैं, क्योंकि उनको वो कोटा नहीं चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी बांग्लादेश में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, लोगों के पास जॉब नहीं है, प्राइवेट कंपनीज लो पेइंग जॉब्स प्रोवाइड करती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स देख के स्टूडेंट्स ने फिर से जो है ना स्टार्ट कर दिया प्रोटेस्ट। फिर इसके बाद ऐसा होता है कि हाई कोर्ट इसको इंट्रोड्यूस कर देती है, लेकिन शेख हसीना के ऊपर वो लोग एलिगेशंस लगाते हैं। अब आप यहाँ पर यह बात देखने की, गौर करने की है कि हाई कोर्ट ने इसको रीइंट्रोड्यूस किया, क्योंकि जो फ्रीडम फाइटर्स है उनके रिलेटिव्स ने पिटीशन डाला। हाई कोर्ट ने 4 जून को इसको एक्सेप्ट कर लिया 2024 में, और फिर से उसको इंट्रोड्यूस किया। लेकिन आवाम जो थी वो शेख हसीना के खिलाफ थी, क्योंकि शेख हसीना को कहा जाता है वो एक डिक्टेटर है। जैसे कि आमतौर पर हम देखते हैं, जो डिक्टेटर का रोल अदा करते हैं, उनके हाथ में ईडी, सीबीआई, बड़े बड़े मिलिट्री सब उनके हाथ में होते हैं, जजेस तक। तो इस वजह से सारी आवाम शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट करती है। उनके साथ एक्सेसिव फोर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। 1 जुलाई से ये प्रोटेस्ट बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। इवन शेख हसीना को ये इल्म तक नहीं होता कि ऐसा वक्त आने वाला है, उनको देश छोड़ के भागने की नौबत पड़ने वाली है। ये आग धीरे धीरे बढ़ते रहती है। जो पुलिस है, फोर्स है, मिलिट्री है, वो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते रहती है। जैसा चीजें हैंडल नहीं होती, शेख हसीना जब चाइना के विजिट पे होती है 8 जुलाई को, वो 14 अगस्त 15 अगस्त तक यहाँ बांग्लादेश में आ जाती हैं। इसके बाद वो एक स्टेटमेंट देती हैं। उनके स्टेटमेंट ये कहती हैं कि
ये जो कोटा है वो अगर फ्रीडम फाइटर्स को नहीं मिलेगा तो क्या रजाकार को मिलेगा? ये जैसी बात स्टूडेंट में सुनती है, ये जो प्रोटेस्ट है वो और बढ़ जाता है, क्योंकि बांग्लादेश में जो रजाकार है वो बड़ा ही भद्दा शब्द है, क्योंकि रजाकार उनके लिए इस्तेमाल होता है जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का जब पार्टीशन हुआ, जब जंग हुई, उस वक्त जो बांग्लादेश में रहते थे उन्होंने पाकिस्तान का सपोर्ट किया, वो नहीं चाहते थे कि बांग्लादेश अलग हो, धोखेबाज को कहते हैं। तो ये जैसा होता है और भी ज्यादा आग लग जाती है, और भी पब्लिक के बीच में जो है ना बेचैनी पैदा हो जाती है। और इस वक्त 15 जुलाई के बाद ना ही कि सिर्फ पुलिस, मिलिट्री और जो अवामी लीग है वो शेख हसीना की पार्टी का नाम है, और उसके साथ साथ जो स्टूडेंट विंग है अवामी लीग के, वो चारों के चारों उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। खून के नदियां बहते हैं सारे बांग्लादेश में। बहुत ज्यादा जुल्म होता है, हॉस्पिटल्स में घुस के स्टूडेंट्स को मारा जाता है, टीयर गैस फेंके जाते हैं, लाठीचार्ज की जाती है और शूट ऑन साइट भी किया जाता है। तो इतने सारे जुल्म के बाद ये सब डिसाइड करते हैं कि तकरीबन 4 अगस्त को ये सब लॉन्ग मार्च टू ढाका करने वाले हैं। मतलब ये पूरे जितने भी बांग्लादेश की जो आवाम है वो सब मिलके शेख हसीना के घर पर पहुंचने वाले हैं और उनके जो ऑफिस होती है वहां पर पहुंचने वाले हैं। ये जैसा सुनती है आर्मी, वो सीधा शेख हसीना को कहती है कि अब आपको ये छोड़ के जाना पड़ेगा। मतलब उनका जो खूबसूरत जो महल है वो उनको छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि अवाम सिक्योरिटी जो वहां पर थी मौजूद वो उनको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तो केवल तकरीबन 2.5 घंटे 2 घंटे के अंदर, 45 मिनट्स के अंदर तकरीबन उनको एक हेलीकॉप्टर में बैठ के भागना पड़ता है। तब शेख मुजीबुर रहमान के जो स्टैच्यूज वगैरह रहते हैं उसको तोड़ा जाता है, जबकि उनको फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। उनकी ऑफिस में घुसा जाता है, पार्लियामेंट में घुसा जाता है, उनके घर में घुस के तोड़फोड़ की जाती है, सारे जितने भी चीजें सारे चोरी की जाती है। ये सेम वाकया अगर मैं आपको कम बैक कर रहा हूं तो श्रीलंका में आज से 2022 में यही वाकया रिपीट हुआ था। म्यांमार में भी ऐसा हुआ, अफगानिस्तान में भी ऐसा ही हुआ। तो ये एक इंडिया के लिए एक मैटर ऑफ वरी है। अब कहा जाता है कि वो दिल्ली में अभी है, उन्होंने दिल्ली में रहकर शेख हसीना ने एक असाइलम का जो है ना वीजा अप्लाई किया लंदन में, लेकिन उनको रिजेक्ट कर दिया गया। तो अब उसके बाद मिलिट्री ने एक अनाउंसमेंट किया कि इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने वाली है। इंटरिम गवर्नमेंट कहा जाता है उस टेम्पोररी गवर्नमेंट को, जब तक कि फिर से री इलेक्शन ना हो, जब तक कि टेम्पोररी गवर्नमेंट की रहती है। और अभी फिलहाल कहा जा रहा है कि जो चीफ एडवाइजर जिसको बनाया गया वो मोहम्मद यूनुस को बनाया गया, जो कि नोबेल ल्यूटेनेंट है, नोबेल प्राइज विनर है वो। और उसके साथ साथ जो नाहिदुल इस्लाम है और बहुत सारे जो इन प्रोटेस्ट में जो शामिल थे, जिन्होंने जो सेकंड आजादी जिसको कह रहे हैं बांग्लादेश वाले, उसमें इन सब का हाथ है। और अभी फिलहाल की हालत ये है कि काफी सारे माइनॉरिटीज के ऊपर भी जुल्म हो रहा है, जैसा कि हमारे हिंदू भाई है, बहुत सारे दूसरे रिलीजन्स के उनके दुकानें जलाई जा रही हैं और उनको कत्ल किया जा रहा है। और इसका थियोरी ये आ रही है कि जो हिंदू से नॉन जो माइनॉरिटीज है वो अवामी लीग से जुड़े थे, इसलिए उनके घर जलाए जा रहे हैं, या ये जुल्म हो रहा है। किसी भी तरह का जुल्म या अत्याचार इंसानियत के लिए बिल्कुल खतरा होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो बांग्लादेश की भी फिलहाल की जो गवर्नमेंट है, जो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, वो इन सारे अटैक्स को कंट्रोल करे और पीस एंड हार्मनी वहां पर रिटेन रहे। सबकी लाइफ इंपॉर्टेंट होती है। तो ये एक मैसेज भी है सारे डिक्टेटर्स के लिए जो अपने आप को अवाम से बढ़ समझते हैं। तो एक मैसेज भी उन सबके लिए। तो अभी जो शेख हसीना के बेटे भी हैं, उन्होंने भी अपना एक बयान जारी किया कि बहुत जल्द शेख हसीना वापस बांग्लादेश में आएंगे और वो इलेक्शन वो भी लड़ेंगी। तो देखते हैं आगे होता क्या है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, फी अमानिल्लाह।